हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्किंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, जो कि बिजनेस फाइनेंस का ही एक हिस्सा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा बिल्कुल मत जाना गाइस, आपके लिए ही बेनिफिट होगा। एमसीक्यू की सीरीज से भी आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एक जो फर्म होती है ना, वो अलग अलग सोर्सेज से फाइनेंस ऑब्टेन करती है। क्यों? क्योंकि हर एक सोर्स का अपना अलग अलग रिस्क होता है और हमारी एंटिटी ने, हमारे कंपनी ने अलग-अलग तरीके से इन्वेस्टर्स से एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं। तो बैलेंस बनाने के लिए हमें डिफरेंट सोर्सेज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है हर एक सोर्स की, वो हमारी स्पेसिफिक कॉस्ट कहलाती है कि प्रेफ़रेंस की अलग कॉस्ट होती है और इक्विटी की अलग कॉस्ट होती है, डेट की अलग कॉस्ट होती है। लेकिन जब हम इन सभी कॉस्ट को कंबाइन कर देते हैं, तो वो बन जाती है एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज़। ठीक है? अब एवरेज तो आ गई, लेकिन जब हम उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करते हैं, तो हमारी निकल के आती है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिना एग्जांपल के नहीं समझ में आएगा शायद। देखो, प्रेफ़रेंस की कॉस्ट आई हुई 5%, इक्विटी की कॉस्ट है 3%, डेट की कॉस्ट है 2%। ठीक है? ये तो थी स्पेसिफिक कॉस्ट। जब हमने इनको एवरेज निकाल दिया, तो सो फॉर एग्जांपल मेरी कॉस्ट आ गई 3.5%। ये थी हमारी एवरेज कॉस्ट। अब इस 3.5% को हमने वेटेज के अकॉर्डिंग मैनेज किया कि भई हमने 30% का प्रेफ़रेंस यूज़ किया था, 50% का इक्विटी यूज़ किया था, 20% का हमने डेट यूज़ किया था। तो इसके बाद हमारी वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाती है फॉर एग्जांपल 2.5%। तो ये था हमारा डब्ल्यूएसीसी, जो कि सभी ऑब्टेन्ड सोर्सेज का हमें एक एवरेज कॉस्ट, एक वेटेज कॉस्ट निकाल करके दे दे कि अगर हम इतना इतना परसेंट इस सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा इतना जो है कीमत हमें देनी पड़ेगी। ओके, तो अब थोड़ा डीप में मीनिंग देख लेते हैं। तो डब्ल्यूएसीसी क्या होता है? डब्ल्यूएसीसी कंपनी की एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, जो कि सभी सोर्सेज से ऑब्टेन हमने किए होते हैं। इसमें हम कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, बॉन्ड और सभी डेट की फॉर्म को इस्तेमाल इंक्लूड करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी अपने बिजनेस फाइनेंस को कितना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करती है देने के लिए। ठीक है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होती है, जो कंपनी अपने सिक्योरिटी होल्डर्स को पे करना चाहती है या पे कर सकती है, फिर चाहे वो इक्विटी हो या डेट हो या प्रेफर स्टॉक हो। ओके, तो अब इस थ्योरी के थोड़े से अजम्पशंस देख लेते हैं हम कि फर्म की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो रिमेन कांस्टेंट। ये थ्योरी कहती है कि फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर कांस्टेंट रहेगा, उसमें ना डेट ऊपर नीचे होगा, ना इक्विटी ऊपर नीचे होगा, ना कि प्रेफरेंस ऊपर नीचे होगा। फिर दूसरी असम्पशन कहते हैं कि फ्यूचर कैश फ्लो जो होंगे, वो रिस्क एडजस्ट करेंगे डब्ल्यूसीसी का इस्तेमाल करके। जितना भी रिस्क होगा, वो हम बैलेंस कर लेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट के थ्रू। फिर ये कहता है कि जितने भी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपोनेंट है, वो हमने सही मेजर की है, एक्यूरेटली एस्टिमेशन सबका किया है। ठीक है? अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो देखो, फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यूसीसी का? ई डिवाइडेड बाय वी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी आरई। ठीक है? प्लस में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, मल्टीप्लाई बाय आर डी कॉस्ट ऑफ डेट, मल्टीप्लाई बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 माइनस टीसी विच इज कॉर्पोरेट टैक्स रेट, प्लस में पी मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। ओके, फॉर्मूला का एक बार थोड़ा सा रिपीट ले लेते हैं। ई डिवाइडेड बाय वी मल्टीप्लाई बाय आर ई, प्लस में डी डिवाइडेड बाय वी मल्टीप्लाई बाय आर डी मल्टीप्लाई बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 माइनस टी सी ब्रैकेट्स क्लोज, प्लस में पी डिवाइडेड बाय वी मल्टीप्लाई बाय आर पी। आप पॉज करके वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं, फॉर्मूला को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। वी विल अरेंज समथिंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखो, कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है कि रिटर्न जो हम अपने इन्वेस्टर को देंगे ना, इक्विटी इन्वेस्टर को, वो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, जो कि मेनली डिविडेंड होता है। तो इसके लिए हम सीएपीएम का इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। सीएपीएम का एक स्पेशल वीडियो भी है, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक कीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला आता है रेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू आर एफ, रिस्क फ्री रेट, प्लस में बीटा, बीटा ऑफ द स्टॉक जो कि मार्केट वोलेटिलिटी होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ आर एम माइनस आर एफ जो कि एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न होता है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट की, जो कि अगला कंपोनेंट है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ कंपनी, जो कि कंपनी अपने बोरोड फंड्स को पे करती है और जिसे हम ईल्ड टू मैच्योरिटी मेथड से कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट कहलाता है। ठीक है? बेसिकली अगर हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो कितना परसेंट उनको इंटरेस्ट रेट देंगे, या फिर हमने बैंक से लोन लिया है तो कितना उनको हमें इंटरेस्ट देना होगा, वो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट होता है। इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय मार्केट
प्राइस। सो अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग डब्ल्यूएसीसी। डब्ल्यूएसीसी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? देखो, मार्केट की कंडीशन कैसी है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नीचे होंगे ऊपर होंगे, वो हमारे डब्ल्यूसीसी को अफेक्ट करेगा। इन्फ्लेशन का टाइम में मार्केट रेट बहुत ज़्यादा हाई होंगे, वो भी हमारे डब्ल्यूसीसी को इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारा डब्ल्यूसीसी ज़्यादा ही आना है इन्फ्लेशन के टाइम पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई होंगे उस टाइम पे। कंपनी का रिस्क प्रोफाइल, जितना ज़्यादा रिस्क प्रोफाइल होगा उतना ज़्यादा वेटेड एवरेज कॉस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बढ़ जाता है, हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ज़्यादा हमसे डिविडेंड की उम्मीद करते हैं। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर किस हिसाब से बटा हुआ है, किस हिसाब से उसमें रिस्क है, कंट्रोल है, वो हमारे डब्ल्यूसीसी को अफेक्ट करता है। टैक्स रेट चेंज, अगर टैक्स कम हो जाता है तो डब्ल्यूसीसी कम होगा, टैक्स बढ़ जाता है तो डब्ल्यूसीसी भी बढ़ जाएगा। फिर इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस क्या, अगर इन्वेस्टर ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है तो डब्ल्यूसीसी विल बी हायर, ठीक है। बट लो एक्सपेक्ट करता है तो डब्ल्यूसीसी भी लो होगा। तो अब हम इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि जो डब्ल्यूसीसी है वो एक डिस्काउंटेड रेट इस्तेमाल करता है एनपीवी एंड डीसीएफ एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। वैल्यूएशन क्या करता है कि ये फर्म की वैल्यूएशन को इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूएट करता है, ना कि किसी और मार्केट के अकॉर्डिंग। कैपिटल बजटिंग की हम ज़्यादा फोकस में रखते हैं, ये इवेलुएट करता है कि हमारा एक प्रोजेक्ट हमें प्रोसीड करना चाहिए या उसमें घाटा है तो हम उसे प्रोसीड नहीं करेंगे। फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, अगर हमारा बिजनेस कोई भी एसेट को डिस्ट्रॉय करता है, एसेट की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो रही है, हम कोई गलत स्टेप ले लेते हैं जिससे हमारा जो है वैल्यूएशन कम हो रही है, तो वो सीएपीएम हमें करेक्ट करने में हेल्प करता है। लिमिटेशन क्या होती है कि डिफिकल्टी टू एस्टिमेट ट्रू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमारे इक्विटी की सही लागत क्या है वो हम कभी कैलकुलेट कर ही नहीं पाते, ठीक है। फिर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारा कांस्टेंट रहता है, जो कि एक गलत एजम्पशन है, कैपिटल स्ट्रक्चर कभी कांस्टेंट नहीं रहता। मे नॉट बी सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट विद डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल, जिस प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल है उसको हम सिर्फ सीएपीएम से अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं कर सकते, जो कि इसकी एक लिमिटेशन है। So thank you so much guys, please don't forget to subscribe the channel. Also, if you need coaching in any commerce and humanity subject, also in JRF and net, you can mention in the comment section for the further details.